आप सभी का बेस्ट फ्रेंड क्लास में स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी। आज मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से साइटोलॉजी के जिस टॉपिक को कंसीडर करने वाला हूं उसको बताऊं इसके पहले पिछले सारे जो वीडियो लेक्चर हुए हैं उनके माध्यम से जो टॉपिक को पढ़ाया गया उनसे संबंधित कुछ सवालों को पहले मैं आपसे पूछूंगा। आप उनके आंसर पिछले वीडियो लेक्चर से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं उन सवालों के आंसर अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा भी। इन सवालों को ये ओरिजिनल और या कहें बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इन सवालों के जवाब वीडियो लेक्चर से खोजने की कोशिश जरूर करें और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। तो मैं पिछले वीडियो लेक्चर के आधार पर सवाल पूछता हूं। 5 सवाल पूछूंगा, 5 क्वेश्चन इन ईच वीडियो लेक्चर, और हर अगले वीडियो लेक्चर में उन 5 का आपको आंसर भी मिलता जाएगा। पहला तो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम क्यों नहीं होता, वहां सिर्फ डीएनए ही क्यों होता? Question number 1. The second question is, what is the difference between kinetosome and kinetochore? ध्यान से सुनिए। काइनेटोसोम और काइनेटोकोर में डिफरेंस क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टीलोमरेज? टीलोमरेज क्या है? चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनोसिटिक सेल एंड सिंसिशियल सेल? सिनोसिटिक सेल और सिंसिशियल सेल में क्या अंतर है? 5वां और अंतिम सवाल है, What is the difference between chromatin network and chromosome? हम इन 5 सवालों को फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। पहला, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम क्यों नहीं होता? दूसरा, काइनेटोसोम और काइनेटोकोर में क्या अंतर है? और तीसरा, टीलोमरेज क्या है? चौथा, सिनोसिटिक और सिंसिशियल सेल में क्या अंतर है? और 5वां और अंतिम, क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम में क्या अंतर होता है? ये तो रहे 5 सवाल जिसके जवाब आपको कमेंट में लिखने ही हैं। इनका आंसर मैं अगले वीडियो में पोस्ट भी करूंगा। अब आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से सटा हुआ, रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह जानना है कि क्रोमोसोम की वास्तव में केमिस्ट्री क्या है। केमिकली क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, some sort of RNA and some non-histone proteins। 4 मेन कंपोनेंट। डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कुछ मात्रा में आरएनए होता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, मटर के सोमैटिक सेल में डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम के अंदर मात्र 40% होता है, जबकि प्रोटीन का कंटेंट, प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन का कंटेंट 45% होता है। 10% ऑफ द क्रोमोसोम in somatic cell of garden pea plant is non-histone proteins and about 5% of chromosomal component is RNA. Liver cell of bat contains only 37% of DNA in his chromosome. एक बात समझ में आ गई, क्रोमोसोम का अधिकांश भाग डीएनए नहीं है, प्रोटीन है।
वैसे तो लगता है कि डीएनए क्रोमोसोम को बनाता है, तो वही सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, डीएनए क्रोमोसोम में सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक प्रोटीन होता है। दूसरी बात, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम कैसे बना लेता है, उसकी कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। डीएनए का नेचर एसिडिक है, फास्फोरिक एसिड की वजह से। साथ ही डीएनए का नेचर नेगेटिव है। एसिड जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जानते हैं नेगेटिव होता है, डीएनए का नेचर नेगेटिव है और उसका भी कारण फास्फोरिक एसिड है। जो चीज अब डीएनए को कंपोज करेगी, बाइंड करेगी, उसका पॉजिटिव होना जरूरी और बेसिक होना जरूरी। अब यहां पे समझना है, प्रोटीन जिन चीजों से बने हैं वो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन ऐसे आयन होते हैं जिनके ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है, यानी एमिनो एसिड में दोनों चार्ज पाए जाते हैं। ये एनायन भी है और कैटायन भी है। कैसे होता है ऐसा? एमिनो एसिड में एक ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप एमिनो ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है। एमिनो ग्रुप का नेचर पॉजिटिव है, कार्बोक्सिल ग्रुप का नेचर नेगेटिव है, इसलिए एमिनो एसिड ज्यूटर आयन है। इनमें एनायन भी है और कैटायन भी है। अब जिस एमिनो एसिड में इन दोनों आयन इक्वल अमाउंट में होंगे वह एमिनो एसिड न्यूट्रल, जैसे ग्लाइसिन। जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होगा, एमिनो ग्रुप कम होगा, वह एमिनो एसिड एसिडिक, जैसे ग्लूटामिक एसिड। और जिनमें एमिनो ग्रुप ज्यादा होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप कम होगा वो बेसिक, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। ध्यान रहे, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होते हैं क्योंकि उनमें बेसिक एमिनो एसिड ज्यादा होता है। और बेसिक एमिनो एसिड कौन है? हमने दो के नाम बताए हैं, उनको याद रखेंगे, लाइसिन और आर्जिनिन। अगली बात, यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से कैसे जुड़ता है क्रोमोसोम बनाने के लिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ढेर सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए और अलग अलग नमूने पेश किए, दैट इज द मॉडल। वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये भी बता देंगे। हम उन मॉडल के नाम और उनको प्रपोज करने वालों के नाम बताता हूं। पहला जो मॉडल आया उसका नाम था मल्टी स्टैंडर्ड मॉडल, और यह मॉडल स्टेफेंसन ने प्रपोज किया था। ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, आगे की बात। दूसरा जो मॉडल था उसका नाम था सेंट्रीपीड मॉडल। सेंट्रीपीड मॉडल, ये भी मॉडल डीएनए और हिस्टोन के कंपोजिशन को क्रोमोसोम में एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया गया था, और जिसने प्रपोज किया था उसका नाम था टेलर। ये मॉडल भी सक्सेसफुली इस काम को कर नहीं पाया। फिर एक मॉडल आया फोल्डेड फाइबर मॉडल। फोल्डेड फाइबर मॉडल, मैं बता रहा था कि फोल्डेड फाइबर मॉडल दिया गया और यह मॉडल भी रिजेक्ट हो गया, और इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डुब्रो एंड्रिस। आगे चलकर एक मॉडल आया, उसका नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो सक्सेसफुली हिस्टोन और डीएनए के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने में अपना योगदान दिया। आज के डेट में इट इज वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन ए क्रोमोसोम। पहले तो ये बता दें कि कोई मॉडल रिजेक्ट क्यों हो गया या हिस्टोन क्यों स्वीकार्य हो गया, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्यों स्वीकार्य हो गया। माला को आपने देखा होगा, रुद्राक्षी माला या कोई भी माला। माला में एक मोती होती है और बीच से धागे गुजरे होते हैं। जितने भी पहले के मॉडल थे उनका ये सोचना था, पहले से प्रिज्यूम किए हुए थे कि जो धागा है वो डीएनए है और जो मोती हैं वो हिस्टोन के बने हुए हैं। सॉलिड जो कोर है वो हिस्टोन का है और उसके अंदर से धागा यानी डीएनए गुजरता है। इस तरह से संरचना को एक वर्ड में एक्सप्लेन करें तो उसको हम कहेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग।
यानी मोती धागे के ऊपर लपेटा हुआ है। जो मॉडल रिजेक्ट हुए वो इसी कॉन्सेप्ट को लागू करते थे कि अरेंजमेंट ऐसा है क्रोमोसोम में डीएनए का जिसमें से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अंदर से गुजरता है, जैसे मोती की माला में धागा गुजरता है। अब इसका अपोजिट फॉर्म जो न्यूक्लियोसोम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। न्यूक्लियोसोम कंसीडर्ड स्ट्रिंग ऑन बीट्स। पहले के मॉडल क्या कंसीडर करते थे? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या कंसीडर करता है? स्ट्रिंग ऑन बीट्स, यानी जो धागा है माले में वो मोती के अंदर से न गुजरकर मोती के ऊपर लपेट लपेट कर गया हुआ है। और एक जो मोती के ऊपर लपेटा हुआ भाग है, एक मोती के ऊपर जो धागा लपेटा हुआ है, यानी जो यूनिट है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए कॉइलिंग ऑन हिस्टोन। The term nucleosome was proposed by Outdate ने टर्म प्रपोज किया था। The concept of nucleosome was proposed by Thomas and Carberg। न्यूक्लियोसोम में कोर होता है, सॉलिड कोर है, which is consist of histone protein। उसके ऊपर से धागा गुजरा हुआ है, that is the DNA। अब इसको हम इस बात को हम बोर्ड के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोर्ड पे बने हुए डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें हमने एक थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है। इसके नीचे हमने लिख रखा है क्रोमोसोम। वास्तव में ये जो थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यह कुछ और नहीं, यह तो क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट करने वाला फाइब्रिल यानी क्रोमोनिमेटा ही है। इस पे जगह जगह डॉट बने हुए हैं। यह डॉट जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जेनेटिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमोनिमेटा। अब हम दो डॉट को एक बॉक्स में लिए हुए हैं, ये देखिए। इसी को हम मैग्नीफाई करके बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो डॉट था यह एक यूनिट है क्रोमोसोम बनने की, क्रोमेटिन फाइब्रिल की। इस एक यूनिट को, एक सर्कल को, एक डॉट को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अभी जो डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पे, इस पे दो सर्कल बने हुए हैं, यानी हमने दो न्यूक्लियोसोम को आपस में दिखाया हुआ है। इस सर्कल के ऊपर से धागा गया हुआ है। ध्यान से देखिए, इस सर्कल के ऊपर से धागा जैसी संरचना लपेटी हुई है, यानी यह जो धागा जैसी संरचना है इसी को हम आगे बढ़ाते जाएं तो न्यूक्लियोसोम के कॉन्सेप्ट को समझने में सुविधा। इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑन बीट्स। ये जो सर्कल है, एक सर्कल, ये जो एक सर्कल है, इसको हमने एरो से एक चीज के रूप में लिख रखा है। और इसको ध्यान से पढ़िए। इसको लिखा है कोर ऑफ हिस्टोन। यह हिस्टोन से बना हुआ एक कोर, सॉलिड कोर है। यह 8 मॉलिक्यूल का बना हुआ है। उसके आगे लिखा है एन ऑक्टामर। और ये 8 मॉलिक्यूल किस चीज के हैं? दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच H2A, H2B एंड H3 एंड H4। इस कोर ऑफ हिस्टोन को हम एक और टर्म से पढ़ते हैं और ये टर्म है क्रोमैटोसोम। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 110 एंगस्ट्रॉम और इसकी हाइट 55 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि इस न्यूक्लियोसोम से डीएनए थ्रेड को हटा दें तो प्रत्येक कोर का जो डायमीटर है वह 80 एंगस्ट्रॉम है और जो हाइट होगी वो 45 एंगस्ट्रॉम होगी। ये दोनों न्यूक्लियोसोम आपस में जिससे जुड़े हुए हैं, ये वो एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है जिसकी वजह से दो न्यूक्लियोसोम जुड़े हुए हैं। और इस थ्रेड को
हम लिंकर डीएनए कहते हैं, जिसकी लेंथ वेरिएबल है 8 से 114, 8 to 114 base pair, while the histone associated with linker DNA is H1. इसका मतलब क्या निकला? H1 is not part of core of histone. हिस्टोन के कोर में H1 नहीं पाया जाता। अब अगला एक दिमाग में बात आती है कि ये जो थ्रेड है एक कोर पे कितना राउंड है, इसकी रैपिंग कितने टर्न है। तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है, डीएनए, द कोर डीएनए रैप ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन 1 राइट 3/4 टर्न्स। इसको एग्जैक्टली यदि बताना हो तो 1.65 टाइम्स होता है। अब इनके आगे की इंपॉर्टेंट बातों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। न्यूक्लियोसोम मॉडल जिस कॉन्सेप्ट पे चलता है उसका नाम है स्ट्रिंग ऑन बीट्स। एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए की रैपिंग है कंप्लीट, वह अबाउट 200 बेस पेयर की होती है, 200 बेस पेयर, आउट ऑफ विच core DNA is 146 base pairs, and linker DNA को ही हम स्पेसर डीएनए भी कहते हैं और इसकी लेंथ वेरिएबल है 8 to 114 base pairs. The scientist who recognized different types of histones was Levin. Levin recognizes five types of histone. The first one is H1. H1 histone protein is also named as linker histone, जिसमें एमिनो एसिड रेजिड्यू की संख्या लगभग 200 होती है, and it is very lysine rich. The second and third histone proteins are H2A, H2A, and H2B. These are lysine rich, while histone protein H3 and H4 are arginine rich. Due to the presence of arginine and lysine, histone proteins are basic and positive, while DNA molecules which will be composed with the histone are negative and acidic. एक और बात, एमिनो एसिड जो हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं उनमें सब हो सकते हैं सिवाय ट्रिप्टोफैन के। एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट इन हिस्टोन। अब लास्ट में बात ये आती है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपोजिंग डीएनए इनटू क्रोमोसोम। द सेकेंड फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज इट सप्रेसेस जेनेटिक एक्टिविटी। ये हिस्टोन प्रोटीन जेनेटिक एक्टिविटी को, जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कैसे करता है? उसका कारण ये जीन को यानी डीएनए को अपने से बांध लेता है, बाइंड कर लेता है, और बाइंडिंग फॉर्म में कभी भी डीएनए वर्क या फंक्शन नहीं करता है। डीएनए को वर्क करने के लिए अनवाइंडिंग का होना जरूरी है। अनवाइंडिंग कराने वाली जो प्रोटीन है उसका नेचर एसिडिक है और उसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, NHP। NHP एक्सिलरेट जेनेटिक एक्टिविटी। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर, ध्यान दें, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक नया मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वह जो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए क्वाइलिंग, while solenoid model represents second order of DNA coiling. न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 110 एंगस्ट्रॉम था और 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर इतना कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि उनका डायमीटर मात्र 300 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ सोलेनॉइड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय फिंच एंड क्लर्क। मेनी सोलेनॉइड्स अगेन compacted to form a super solenoid structure of which diameter ranges about 3000 angstrom, and it is believed that super solenoid represents unit fiber of chromatin। क्रोमोसोम का जो
जेनेटिक पार्ट था उसको क्रोमेटिन कह रहे थे, और इसके यूनिट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सुपर सोलेनॉइड होता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट्स थर्ड ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग। यानी क्रोमेटिन की यूनिट फाइबर सुपर सोलेनॉइड है, सुपर सोलेनॉइड सोलेनॉइड से मिलकर बनी है, और एक सोलेनॉइड 6 न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना हुआ है। और इस तरह से हिस्टोन डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम की संरचना को बना लेता है। थैंक यू सो मच। अपनी क्वेरीज को कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपका इंतजार